नमस्कार, मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के नवीन सत्र 2021-22 के नवीन पाठ्यक्रम एनसीईआरटी की बुक के भूगोल पाठ के पाठ 3 जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। जल संसाधन क्या है? सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, मानव के लिए उपयोगी होते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। उन्हें संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियाँ, खनिज पदार्थ, समुद्र आदि, ये सभी क्या है? संसाधन है। तो उन सब में जल भी एक संसाधन है। जल बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। जल ही जीवन है। कहते हैं कि जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। जल पृथ्वी के 71% भाग पर, पृथ्वी के 71% भाग पर जल है तथा 29% भाग पर थल है। लेकिन फिर भी जल की कमी है। पीने योग्य जल की कमी है। फिर भी पीने योग्य जल की कमी है। जल की कमी को सामान्य अर्थ में जल दुर्लभता कहा जाता है। जल दुर्लभता का सामान्य अर्थ है जल की कमी। इसकी एक परिभाषा है जल दुर्लभता की कि प्रतिवर्ष प्रत्येक व्यक्ति को यदि 1000 घन मीटर से कम जल मिले तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। जल दुर्लभता का सामान्य अर्थ है जल की कमी। अब हमें यहाँ पर जो पढ़नी है वो बात यह है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 71% भाग पर जल है। थल कितने प्रतिशत भाग पर है? 29% भाग पर थल है। लगभग 3/4 भाग पर जल होने के बावजूद भी जल की कमी है, पीने योग्य जल की कमी है। और जल दुर्लभता का सामान्य अर्थ है जल की कमी। जल दुर्लभता की परिभाषा है कि एक वर्ष में एक व्यक्ति को 1000 घन मीटर से कम जल मिले तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। यदि एक व्यक्ति को एक वर्ष में 1000 घन मीटर से कम जल मिले तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। तो यहाँ हमने 4 बातों के बारे में पढ़ा। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 71% भाग पर, थल 29% भाग पर। और जल दुर्लभता का सामान्य अर्थ क्या है? जल की कमी। इसकी परिभाषा क्या है? यदि एक व्यक्ति को एक वर्ष में 1000 घन मीटर से कम जल मिले तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि भारत में जल दुर्लभता के कारण क्या है? भारत में जल दुर्लभता के कारण क्या है? तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जल दुर्लभता के कारणों के बारे में। जल दुर्लभता के कारण, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल दुर्लभता के कारण, पहला कारण है
जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। नंबर 2, जल का प्रदूषित होना। नंबर 3, वर्षा के जल का व्यर्थ बह जाना। नंबर 4, मानसून की अनियमितता। मानसून की अनियमितता। और 5वां है नगरीकरण और औद्योगिकरण। नंबर 6 है जल का सोच समझकर उपयोग नहीं करना। तो भारत में जल दुर्लभता के ये कारण हैं। एक प्रश्न है कि भारत में जल दुर्लभता के कारण लिखिए। तो पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। हमारे देश में जनसंख्या ज़्यादा है और उस जनसंख्या के एवज में जल की पूर्ति संभव नहीं हो पा रही है, तो इसलिए जल दुर्लभता का एक कारण जनसंख्या वृद्धि भी है। दूसरा है जल का प्रदूषित होना। कारखानों आदि के कारण जल प्रदूषित हो जाता है और वह पीने योग्य नहीं रहता, इसलिए जल की कमी होती है। नंबर 3 है वर्षा के जल का व्यर्थ बह जाना। हमारे यहाँ पर जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी विभिन्न नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुँच जाता है और वह पीने के काम लायक नहीं रहता है। चौथा है मानसून की अनियमितता। हमारे यहाँ पर कभी बरसात अच्छी हो जाती है, कभी कम होती है, तो जिसके कारण भी क्या है, पानी की कमी आ जाती है। 5वां जो कारण है जल दुर्लभता का वो है नगरीकरण और औद्योगिकरण। नगरीकरण और औद्योगिकरण भी जल दुर्लभता के कारण है, क्योंकि बड़े शहरों के विकास के कारण, नगरीकरण का मतलब होता है शहरों के आकार में वृद्धि होना या छोटे शहरों से बड़े शहर बनना, जिसके कारण भी जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि शहरों में जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ये भी एक जल दुर्लभता का कारण है। और औद्योगिकरण, उद्योगों में जल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जल उद्योगों के द्वारा अपने अपशिष्टों को जल स्रोतों में डालने से, जैसे नदी आदि में डालने से भी जल प्रदूषित हो जाता है और यह भी जल दुर्लभता का एक कारण बनता है। छठा जो कारण है जल दुर्लभता का वो है जल का सोच समझकर उपयोग नहीं करना। हमारे देश में बहुत सारे लोग जल का सोच समझकर के उपयोग नहीं करते हैं और वो अज्ञानतावश जल का दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण भी हमारे देश में जल दुर्लभता की समस्या बनी हुई है। तो ये सब जो कारण हैं वो जल दुर्लभता के कारण हैं। एक बार मैं दोबारा तुमको रिपीट कर दूं कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, 71%, थल 29% भाग पर है। और जल दुर्लभता का सामान्य अर्थ है जल की कमी। जल दुर्लभता की परिभाषा है एक वर्ष में एक व्यक्ति को 1000 घन मीटर से कम जल मिले उसे जल दुर्लभता कहते हैं। भारत में जल दुर्लभता के कारण ये है जनसंख्या वृद्धि, जल का प्रदूषित होना, वर्षा के जल का व्यर्थ बह जाना, मानसून की अनियमितता, नगरीकरण और औद्योगिकरण, जल का सोच समझकर उपयोग नहीं करना, ये जल दुर्लभता के कारण हैं। अब इनको दूर करने का तरीका क्या है? जल दुर्लभता को दूर करने के उपाय। जल दुर्लभता को दूर करने के उपाय। एक अगला प्रश्न है जल दुर्लभता को दूर करने के उपाय। तो जल दुर्लभता को दूर करने का उपाय क्या है? नंबर 1, जल का सोच समझकर उपयोग करना। सोच समझकर उपयोग करना। नंबर 2, वर्षा के जल को व्यर्थ बहने से
से रोकना। नंबर 3, जल को प्रदूषित होने से बचाना। तो ये जल दुर्लभता को दूर करने के उपाय है। अभी अपन ने जल दुर्लभता के कारण पढ़े, ये जल दुर्लभता को दूर करने के उपाय है। नंबर 1, जल का सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए, यानी हमें जल को फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नंबर 2 है, वर्षा के जल को व्यर्थ बहने से रोकना चाहिए, तालाबों में, बांधों में आदि में। नंबर 3, जल को प्रदूषित होने से भी बचाना चाहिए। तो ये सब क्या है, जल दुर्लभता के रोकने को दूर करने के उपाय है। हाँ, अब जल दुर्लभता को दूर करने के लिए हमारी भारत सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं और बहुउद्देशीय योजनाएं बनाई हैं। बहुउद्देशीय योजनाएं, बहुउद्देशीय योजना, बहुउद्देशीय योजना। बहुउद्देशीय योजना क्या होती है? बहुउद्देशीय योजना से नाम से स्पष्ट है, बहु यानी एक से अधिक, तो अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली नदी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहा जाता है। जैसे भांकड़ा नागल परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजना ये क्या होती है? जैसे नाम से स्पष्ट है, बहु यानी अधिक उद्देश्य, तो बहुत सारे उद्देश्यों की, अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली नदी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहते हैं। जैसे कि भांकड़ा नागल परियोजना। ये तो ये बहुउद्देशीय जो परियोजना है, ये 2 प्रकार से संचालित होती है। एक तो है केंद्र सरकार के द्वारा संचालित, नंबर 2, राज्य सरकारों के द्वारा संचालित। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित जैसे कि भांकड़ा नागल दामोदर घाटी परियोजना आदि। राज्य सरकार द्वारा जैसे माही परियोजना, चंबल परियोजना आदि। तो इस प्रकार से बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं 2 प्रकार से संचालित होती है, केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित परियोजना जैसे भांकड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, टेहरी परियोजना आदि है। और राज्य सरकारों के द्वारा जो अपने अपने राज्यों में संचालित की जाती है, जैसे कि माही परियोजना, चंबल परियोजना, और फरक्का बांध परियोजना, मयूराक्षी परियोजना आदि। तो इस प्रकार से ये बहुउद्देशीय योजनाओं के बारे में बताया। अब मैं आपको कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में जानकारी दे दूं, जैसे कि भांकड़ा नागल परियोजना। भांकड़ा नागल परियोजना
भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल जो बांध है यह सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर, कौन सी नदी पर है ये? सतलज नदी पर। और ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इस बांध के 2 भाग हैं, भाखड़ा और नागल, 2 भाग हैं। भाखड़ा नागल जो बांध है यह हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट है। यह बहुत बड़ा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है भारत इसका। और इस बांध से सरिंद नहर, बिस्तद्वाब नहर आदि नहरें निकाली गई है। भाखड़ा नागल बांध के उद्घाटन पर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है और ये देश को विकास प्रदान करते हैं, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था में बांधों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो बांधों के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है। जब भाखड़ा नागल बांध का उद्घाटन किया गया था तब ये बात कही थी। बांधों से कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति होती है? जैसे कि नंबर 1 पेयजल की आपूर्ति, पेयजल की आपूर्ति। नंबर 2 सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना। नंबर 3 बिजली उत्पादन। नंबर 4 नौकायन। और नंबर 5 पर्यटन को बढ़ावा। बाढ़ पर नियंत्रण आदि। बांधों को बढ़ाने से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। नंबर 1 पेयजल की आपूर्ति होती है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है, बिजली उत्पादन, नौकायन, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, बाढ़ पर नियंत्रण होता है, आदि उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। इसलिए नदी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहा जाता है। बांधों के ये तो हो गए फायदे, लेकिन बांधों से कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे नुकसान कौन कौन से होते हैं? नदी का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। एक प्रश्न है, बड़े बांधों से क्या नुकसान है? तो बड़े बांधों से नुकसान है, नंबर 1 नदी का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। नंबर 2 भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। एक ही जगह पर जल ज़्यादा लंबे समय तक इकट्ठा रहने से जल में कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण जल जनित बीमारियां उत्पन्न हो जाती है तथा मृदा अपरदन होता है। और इससे नदियों में गाद जम जाने के कारण आगे के हिस्सों में भूमि उपजाऊ नहीं होती है, भूमि का निम्नीकरण होता है। तो और तथा इससे बाढ़ पर नियंत्रण भी नहीं होता। इसलिए बड़े बांधों से बहुत सारे नुकसान भी है तथा इससे फायदे भी है, लेकिन फायदे ज़्यादा है। बांध, अब आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा, बांध किसे कहते हैं? बहते हुए पानी को रोकने के लिए खड़ी की गई दीवार या बाधा। बहते हुए पानी को रोकने के लिए खड़ी की गई दीवार या बाधा ये बांध कहलाती है। जैसे पानी बह रहा है और इसको रोकने के लिए जो दीवार बनाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? बांध। क्या कहते हैं? बांध। बहते हुए पानी को रोकने के लिए खड़ी की गई दीवार या बाधा बांध कहलाती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको भाखड़ा नागल बांध के बारे में बताया। ये अब
और भी हमारे देश में बहुत सारे बांध बनाए गए, जैसे कि हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया बांध है। हीराकुंड बांध ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, लगभग 5 किलोमीटर लंबा बांध है और महानदी पर बनाया गया है। महानदी बस्तर की पहाड़ियों से बहकर के और ये उड़ीसा में बहती हुई जाती है। बरसात के दिनों में ये उड़ीसा में बाढ़ आ जाने के कारण तबाही मचा देती थी, इसलिए इसको महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। तो एक प्रश्न है, उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? तो उड़ीसा का शोक कहते हैं महानदी को। महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? हीराकुंड बांध। महानदी पर बांध कौन सा बनाया गया है? हीराकुंड बांध। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध बनाया गया है और उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। और ये महानदी पर हीराकुंड बांध है, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। इससे पेयजल आपूर्ति होती है, सिंचाई के लिए जल मिलता है तथा विद्युत उत्पादन होता है। इस प्रकार से ये हीराकुंड बांध का भी बहुत बड़ा महत्व है। आज हमने जल संसाधन अध्याय में सबसे पहले पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के बारे में पढ़ा और मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर 71% जल है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद थल के बारे में बताया, 29% भाग, लगभग 1/4 भाग पर थल है। जल 3/4 होने के बावजूद भी जल की कमी है। जल की कमी को जल दुर्लभता कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि जल दुर्लभता क्यों है? तो उसके कारण मैंने बताए, जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकरण, वर्षा का अनियमित होना और भूमिगत जल का व्यर्थ बह जाना, ज़्यादा दोहन होना, जल का प्रदूषित होना आदि कारणों से हमारे देश में जल की कमी है। इसके दूर करने के उपाय बताए कि वर्षा के जल को व्यर्थ बहने से रोका जाए, जल को प्रदूषित होने से बचाया जाए। तो इस प्रकार से ये बताया, बहुउद्देशीय नदी परियोजना, ऐसी नदी परियोजना जिनसे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है उनको बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहते हैं। जिनमें मैंने 2 नदी परियोजनाओं के बारे में अभी आपको बताया है, एक तो भाखड़ा नागल बांध के बारे में और एक हीराकुंड बांध के बारे में। ये दोनों हमारे देश की केंद्र सरकार के द्वारा संचालित नदी परियोजना है जिनसे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। बांध की परिभाषा मैंने आपको बताई। बांध कहते हैं बहते हुए जल को रोकने के लिए खड़ी की गई दीवार या बाधा बांध कहलाती है। तो इसके बारे में एक परिभाषा और मैं आपको बता दूं, बैराज कहते हैं बांध का वह भाग जहाँ से नहरें निकाली जाती है उसे बैराज कहते हैं, क्योंकि उस जगह पानी का दबाव ज़्यादा होता है तो नहरों में आसानी से पानी चला जाता है। तो बैराज की परिभाषा को भी आप ध्यान से सुने कि बांध का वह भाग जहाँ से नहरें निकाली जाती है उसको बैराज कहते हैं। हमारी जो राजस्थान नहर है ये हरी के बैराज नामक स्थान से निकाली गई है। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन हो गए, बैराज की परिभाषा हो गई और हरी के बैराज से हमारी राजस्थान नहर निकाली गई है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब आज इस वीडियो में मैंने आपको ये जो जानकारी दी इनके बारे में बताया, आप इस वीडियो को अच्छी प्रकार गौर से सुनें और यह निश्चित ही आपको पाठ को समझने में बहुत लाभदायक रहेगा। आगे के वीडियो में मैं आपको शुष्क क्षेत्रों में जल संसाधन और जल संरक्षण के बारे में पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।